एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका पॉलिटी की बुक से होने वाला है। तो चैप्टर का नेम है आपका सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सरकार है क्या। चैप्टर के नाम के साथ साथ क्वेश्चन भी यही बनता है। तो सरकार देश का शासन चलाने वाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों ही उसके हाथों में होती है। तो ये तो होती है हमारी सरकार। सरकार क्या होती है, किसी देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था। और शासन कैसे चलता है, शासन चलता है नियम कानूनों से, यानी नियम कानून भी सरकार बनाती है और उनको अप्लाई भी करती है। और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी सरकार के माध्यम से ही संचालित होती है। अब उसमें जनता की भागीदारी है या नहीं है वो डिपेंड करता है आपके सरकार के प्रकार पे, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद पॉइंट आ जाता है सरकार के कार्य, कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है। अब आपने ये तो देख लिया कि सरकार होती क्या है। किसी देश का जो शासन व्यवस्था है वो सरकार चलाने वाली संस्था है। तो अब सरकार के कार्य देखेंगे। तो सरकार का सबसे पहला कार्य होता है कानून बनाना, विभिन्न कार्य करना और उससे संबंधित निर्णय लेना कि किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाएगा। सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना कि समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या गरीबी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, वो सभी मुद्दे जो हैं सामाजिक हो जाते हैं, जिन पर सरकार कार्यवाही करती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, जिसको कि आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो देश के नागरिकों को मूल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलती है, सरकार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, उनकी रक्षा करना और वो सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करना। प्राकृतिक आपदाओं से देश की रक्षा करना और आपदा पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराना तथा देश के संसाधनों की सुरक्षा करना। ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य सरकार के हैं। इसके अलावा भी सरकार बहुत सारे कार्य करती है, जिनको कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके से अपनी शासन व्यवस्था में अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे कि सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करती है, जैसे कि सड़कों की सफाई करवाती है, बाजार लगवाती है। ये सारी चीज़ें सरकार के काम के अंडर आ जाती हैं। अब हम देखेंगे गणतंत्रात्मक सरकार के स्तर। देखिए, एक प्रकार होता है सरकार का गणतंत्रात्मक। गणतंत्र से क्या मतलब है। गणतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जहाँ पे जो वहाँ का अध्यक्ष होता है उसका पद वंशानुगत ना होकर चयनित होता है। अब वो चयन जनता के द्वारा किया जाता है। तो गणतंत्रात्मक सरकार के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 स्थानीय स्तर, जैसे कि लोकल लेवल पे, ये गांव से शहर तक के लिए चलता है, यानी कि ग्रामीण स्तर पे हो सकता है, कस्बों में और शहरों में। फिर दूसरा आ जाता है राज्य स्तर। बहुत सारे शहर, बहुत सारे जिले मिलकर एक राज्य बनाते हैं, तो राज्य के स्तर पर भी गणतंत्रात्मक सरकार में सरकार का गठन किया जाता है। और तीसरा होता है केंद्रीय स्तर पर। तो इसको आप भारत के ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इंडिया में भी गणतंत्रात्मक सरकार है, जैसे कि केंद्र सरकार, जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। उसके बाद राज्य सरकार, जिसमें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी स्थानीय सरकार, जिसमें कि आपके जिले से लेकर गांव तक की शासन व्यवस्था चलती है। गांव में प्रधान होता है और जिले में जो है वो मुख्य पार्षद होता है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। अब ये क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब इन दोनों को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 26 जनवरी 2020 को क्या किया कि जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, उन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन बनाई गई। तो अब फिर से कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए? हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और राज्य कितने रह गए? 28। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सरकार काम करने के लिए कानून बनाती है तथा जनता उन कानूनों का पालन करती है।
अगर जनता को कोई कानून अनुचित लगा या फिर ऐसा लगता है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इसके लिए वो कहाँ जा सकते हैं? इसके लिए वो न्यायालय जा सकते हैं। यानी जब हमें लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो हम न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे दिए गए हैं सरकार के प्रकार कि डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी सरकार होती है। देखिए यहाँ पे कुछ 2 या 3 ही मुख्य प्रकार दिए गए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप की सरकार हैं वो हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग दी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारें होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 ही टाइप दिए हैं, लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। जबकि संवैधानिक राजतंत्र भी होता है, निरंकुश सरकार भी होती है। तो ये सारी सरकारें अपकमिंग जो हमारी चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार क्या होती है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास कानून बनाने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो लोकतंत्रात्मक सरकार कौन सी होती है? जहाँ पे जनता जो है सरकार को चुनती है, सरकार के प्रतिनिधियों को चुनती है, और जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वो कानून निर्माण करते हैं और उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग की भी जो है पावर होती है। दूसरा टाइप आ जाता है राजतंत्रात्मक सरकार। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजा रानी के पास होती है, और राजा रानी अपने सलाहकारों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो ये होती है हमारी राजतंत्रात्मक। अब हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के बारे में। तो भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहाँ पे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाई जाती है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है? ये पार्लियामेंट्री है और फेडरल है। तो ये संसदीय और संघीय है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा है। ये संसदीय है और संघीय है, यानी ये पार्लियामेंट्री है और फेडरलिज्म है। इसके बाद प्रतिनिधि लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार है वो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। इसमें देश के समस्त नागरिकों को वयस्क मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। अब जो मतदान की प्रक्रिया है ये वर्तमान में क्या है? वयस्क मताधिकार, यानी 18+ के लोग सभी जो हैं वो वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था कि 18+ सभी लोग, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो, वो सभी वोट दे सकते हो? तो पहले ऐसा नहीं था। प्रारंभ में केवल वोट देने का अधिकार पुरुषों को मिला था, और वो भी उन पुरुषों को मिला था जो कि शिक्षित थे, जिनके पास संपत्ति थी। एक क्राइटेरिया जो है डिसाइड कर दिया गया था कि जिसके पास इतनी संपत्ति है, इतना मनी है, इतनी प्रॉपर्टी है, वही जो है वोटिंग प्रोसेस में भाग ले सकता है। भारत में सरकार जनता अप्रत्यक्ष रूप से चलाती है, यानी कि शासन में जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती। वो क्या करती है? वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं जो कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है सरकार चलाते हैं। अर्थात निर्णय निर्माण में जनता की भागीदारी अप्रत्यक्ष होती है। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि सरकार को जनता चुनती है तो निर्णय निर्माण और सरकार को चलाने में भी जनता की भागीदारी है। नहीं, इसमें जनता की भागीदारी नहीं है। वो सिर्फ अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और वही प्रतिनिधि निर्णय निर्माण करते हैं और वही प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं। अब यहाँ पे भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1951 और 52 में। 1951 और 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे। यहाँ पे एक पत्रिका का जिक्र भी किया गया है जिसमें गांधी जी ने मतदान को लेकर कुछ स्टेटमेंट कहे थे, और उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया पत्रिका। और ये किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। इसके बाद यहाँ पे बताया आपको कि पहले सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। स्टार्टिंग में केवल पुरुषों को ये अधिकार मिला था कि वो वोट दे सकते हैं, और वो भी उन पुरुषों को जिनके पास संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, और जिनके पास जो है एजुकेशन का एक अच्छा खासा लेवल था, यानी कि जिन्होंने एक लेवल तक एजुकेशन ले ली थी, उनको ही जो है वोटिंग का राइट मिला था। तो जब केवल पुरुषों को मिला तो महिलाओं को भी ये लगने लगा कि उनकी भी भागीदारी जो है इसमें होनी चाहिए, और इसी के लिए महिलाओं ने
जो है आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में चलाए गए थे। और जो महिलाओं का जो मताधिकार का आंदोलन है उसको कहा जाता है आपका सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट और या फिर महिला अधिकार आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, एक नागरिक अधिकार आंदोलन भी आएगा, तो आपको याद रखना है इसमें और उसमें डिफरेंट। तो सफ्रेज मूवमेंट जो है ये महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड है। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। यूरोपीय और अमेरिकन महिलाओं द्वारा मतदान के लिए किया गया आंदोलन या संघर्ष ही सफ्रेज मूवमेंट कहलाता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 से और 1918 तक चला था। तब जो है महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिल पाया, और इसमें सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला अमेरिका में 1920 में। इसके बाद ही इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, जो कि 1928 में मिला था। तो ये तो थी हमारी चैप्टर की समरी। छोटा चैप्टर था। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सरकार से ही बना है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आप धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। धर्मनिरपेक्ष ऐसी सरकार जिसका कि कोई अपना धर्म नहीं होता। उदारवादी और संघवाद। संघवाद ऐसी सरकार होती है जिसमें कि छोटे छोटे राज्य जो है मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम फेडरल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है गणतंत्रात्मक। तो मैंने आपको बताया था कि गणतंत्रात्मक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और एकात्मक। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय तो है लेकिन एकात्मक नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था, कोई बात नहीं। हम फिर से देखते हैं कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और एकात्मक नहीं। भारत की शासन प्रणाली संसदीय तो है लेकिन एकात्मक नहीं है। राष्ट्रपति और संघीय। राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का एक भाग है। राष्ट्रपति और एकात्मक ये भी गलत है। तो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है संसदीय और संघीय। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो जो ये सफ्रेज मूवमेंट चला था इसकी डिमांड क्या थी? इसकी डिमांड देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। कि महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, यानी महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार दिया जाए। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। श्रम वर्ग की महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार या महिलाओं के लिए मताधिकार। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को भी मताधिकार मिले, चाहे फिर वो धनी हो, निर्धन हो, श्रमिक हो, सर्वेंट हो या फिर होम मेकर हो। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र में चुनाव यानी जो इलेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में तो सबसे पहले प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे पूरे जो प्रतिनिधि हैं वो पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक निश्चित समय के लिए ही सरकार चुनी जाती है और इसके बीच में भी सरकार को गिराया जा सकता है अगर सरकार प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल सही है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वही डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं। मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव, ये भी बिल्कुल सही है कि जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका चयन जो है जनता द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। जनता को मतदान का अधिकार, भाई जनता को मतदान का अधिकार होगा तभी तो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। तो ये भी इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर
जो डी है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, तो ये हमारा गलत हो जाता है और ये मैंने स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है। आपको क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को करना मैंडेटरी हो जाता है थ्योरी के बाद, क्योंकि जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि इनसे किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने समरी और पीवाईक्यू दोनों को ही इंक्लूड किया है। और इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए हमने थर्ड चैप्टर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।